हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान की इस सीरीज में हम इससे पहले 2 वीडियो बनाकर चर्चा कर चुके हैं कार्य पर, ऊर्जा के प्रकार पर। और ऊर्जा के प्रकार में हमने यांत्रिक ऊर्जा पर विशेष चर्चा करी, जिसमें हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समझा। आज हम स्थितिज ऊर्जा पर थोड़ा और फोकस करते हुए ये समझेंगे कि किसी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। अब सरल लोलक से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब किसी गोलक को या गोले को या किसी वस्तु को किसी धागे से बांधकर, जो धागा भारहीन हो उससे बांधकर लटका दिया जाए तो वो एक सरल लोलक का रूप धारण कर लेता है। मान लीजिए कि ये एक धागे से बंधा हुआ, ये एक धागा है जिससे एक कोई गोला बंधा हुआ है, जिसका द्रव्यमान m है। इस गोले का भार अगर हम देखें तो गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज mg। और ये गुरुत्वीय बल इस तनाव को बैलेंस कर रहा है, यानी क्योंकि गोला स्थिर है, निश्चित रूप से इस पे लगने वाले परिणामी बलों का जो योग होगा वो शून्य होगा। तो भार नीचे की ओर लग रहा है तो ऊपर की ओर तनाव लग रहा है, इसलिए दोनों बलों का योग शून्य है और वस्तु स्थिर है। अब यदि इस गोले को हम विस्थापन दे दें, इधर ले जाएं, इस तरह से ले आए मान लीजिए, तो अब जो डोरी है वो इस स्थिति में आ गई। मान लेते हैं डोरी की लंबाई L है, स्मॉल l माना, और इस स्थिति में इस पर भार नीचे की ओर लगेगा। किसी वस्तु का भार सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। यदि इस पर लगने वाले बल पर विचार करें तो तनाव ऊपर की ओर ही है, T। अगर इस कोण को मैं थीटा मानूं और इस भार को 2 घटकों में वियोजित करूं, जिसको आप विस्तृत रूप से अगली कक्षा में सीखेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि इसको 2 घटकों में बांटना है तो एक घटक इधर जाएगा, एक घटक इसका इधर जाएगा, और इस तरह से ये कोण थीटा बनेगा, संगत कोण है ये थीटा। किसी बल का जो घटक थीटा से लगती हुई भुजा का होगा वो mg cos थीटा होगा, और दूसरा घटक इसका mg sin थीटा होगा। अभी के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, आगे ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम अगर इस गोलक पर विचार करें तो तनाव T को बैलेंस अब mg का एक घटक mg cos थीटा कर रहा है और mg का दूसरा घटक mg sin थीटा इस ओर एक बल लगा रहा है, और यही बल प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। जब हम गोले को इधर ले गए तो इस गोले पर ऑटोमेटिक एक बल इस तरफ कार्य करने लग गया, जो कि उसके भार का ही एक घटक है, और इसलिए जब हम इसको छोड़ देंगे तो गोला स्वतः ही इस तरफ आने लगेगा, क्योंकि ये mg sin थीटा इस पर एक बल कार्य कर रहा है। तो यहां पर ये प्रत्यानयन बल होगा। अब इस प्रत्यानयन बल को हम समझें तो क्या बना, F बराबर mg sin थीटा। अगर ये दूरी मैं x मान लूं, इस दूरी को x मान लूं, तो साइन थीटा जो निकलेगा, यहां साइन थीटा लंब बटा कर्ण और इसलिए x बाई l, तो ये बन गया F बराबर mg x बाई l। और यहां पर गौर से देखें आप तो mg बाई l कांस्टेंट है, mg बाई l कांस्टेंट है, जिसे मैं k नाम दे रहा हूं, ये एक स्थिरांक है, और इसलिए हम f को kx लिख सकते हैं। सरल लोलक की ये मूल प्रकृति है। यदि सरल लोलक में ये बल कार्य कर रहा है तो वो निश्चित रूप से, किसी लोलक में ये बल कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से वो एक सरल लोलक होगा, जो अगली कक्षा में विस्तृत रूप से एक फुल चैप्टर के रूप में मौजूद है। अब ये इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है इस जगह पर।
और वो कर क्या रहा है, इस प्रत्यानयन बल यानी भार का ये घटक क्या कर रहा है, इस गोलक को इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसको और इधर ले जाने की कोशिश करें तो हमें इधर लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करेंगे तो वो कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मान लेता हूं कि यदि गोलक को अल्प विस्थापन दिया जाए, dx अल्प विस्थापन दे, तो किया गया कार्य यहां पर जो मैंने x विस्थापन नहीं देके dx लिखा है, d से तात्पर्य अल्प है, तो कार्य भी अल्प होगा। तो dw बराबर बल इंटू विस्थापन, और F की जगह हम रखेंगे kx dx। ये टॉपिक थोड़ा कक्षा 10th के लेवल से हायर लेवल का है, इसलिए आपको यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और वो आने वाले समय में धीरे धीरे आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और वही एक बात जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ जो अल्प कार्य है, अब ये कार्य करना पड़ा, ये कार्य किसमें करना पड़ा है, इस गोलक को यहां तक ले जाने में, अल्प विस्थापन ले जा देने में, अल्प विस्थापन जिसको हमने नाम दिया है dx। तो अब सोचें, यदि हमें यहां से यहां तक का कार्य ज्ञात करना है तो यहां पर 0 विस्थापन और यहां पर x विस्थापन, तो 0 से x विस्थापन देने में किया गया कार्य जो बनेगा वो आपके लेवल से थोड़ा हायर लेवल का है। ये क्या है, ये समाकलन है। ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है जो अब मैं बार बार कह रहा हूं अगली कक्षाओं में हम समझेंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में लिखने के लिए क्या करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि W बराबर जो K कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑलवेज समाकलन से बाहर आ जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। और यहां पर मैं बता रहा हूं 0 से x विस्थापन देना, तो 0 से यहां x लिख देंगे। बच्चों x की घात यहां 1 है, जब समाकलन करते हैं तो एक घात बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा kx, एक घात बढ़ गई 2, और अपॉन में भी वो घात आ जाती है। ये मैं सामान्यतया आपको समझा रहा हूं, और इसलिए क्या कार्य करना पड़ेगा, W बराबर हाफ kx², और यही कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ kx²। ये एक डेरिवेशन है जो थोड़ा सा आपके लेवल से हायर लेवल का है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक यहाँ ध्यान रखना है और एक थोड़ा सा घटक में ध्यान रखना है। 10th के लेवल से थोड़ा हायर लेवल का है। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा से क्या तात्पर्य, विद्युत शब्द से क्या तात्पर्य? विद्युत शब्द आवेश से जुड़ा हुआ है, जहां आवेश है वहां विद्युत है, या जहां विद्युत है निश्चित रूप से वहां आवेश है। आवेश आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ये है एक धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश है। तो आवेश की क्या प्रकृति होती है कि वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र रखता है। मान लीजिए ये क्षेत्र है, क्या होता है इस क्षेत्र में? ये क्षेत्र ऐसा होता है कि इसमें किसी अन्य आवेश को लाएंगे, मान लीजिए एक और आवेश ले आए, तो इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, या अगर कोई ऋणात्मक आवेश ले आए तो एक बल लगेगा अंदर की ओर, यानी आकर्षण बल लगेगा। तो वो एरिया जहां तक ये बल कार्य करता है उस एरिया को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश हम लाए, मान लीजिए धनात्मक आवेश लाए,
तो क्या होगा, ये आवेश स्वतः ही इस ओर गति करने के लिए प्रवृत्त होगा, बाध्य होगा, बाध्य होगा। अगर ये ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, तो भी उसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, और उसमें हम किसी आवेश को लाएंगे तो भी वो गति करने के लिए बाध्य होगा, तो इस दिशा में गति करेगा, और जब गति करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, और वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में पहचानी जाएगी। इसलिए अगर कोई आवेश स्थित है, मान लीजिए हमने इस आवेश को किसी तरह से रोक के रखा, तो इस आवेश के पास एक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही छोड़ देंगे तो ये इससे दूर जाएगा, यानी कम विद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा। धनात्मक आवेश सदैव कम विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है तथा ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है। तो जब गति करेगा तो वही स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। बच्चों, आवेशित कणों में जो ऊर्जा होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, घरों में हम बहुतायत से इसका उपयोग करते हैं और सभी इस बात से परिचित हैं। विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग बल्ब में, पंखे में, कूलर में, टीवी में, फ्रिज में, आजकल मोबाइल सबसे ज्यादा प्रचलन में है तो मोबाइल को चार्ज करने में, इस सब में इनका उपयोग किया जाता है। बच्चों, दैनिक जीवन में हम जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, सोचिए इस विद्युत ऊर्जा को बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने का एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। इस विद्युत ऊर्जा संयंत्र पर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि कक्षा 10वीं में ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। विद्युत ऊर्जा संयंत्र, मैं इसका ब्लॉक आरेख बना रहा हूं, ब्लॉक आरेख बना रहा हूं। आप पुस्तक से देखकर इसके जो कलर्ड डायग्राम दिए गए हैं उनको भी आप देख लें। सबसे पहला भाग इसका बनेगा दहन या दहन ऊष्मा। अब ये कहां से मिलेगी? ये कोयला से मिलेगी या नाभिकीय ऊर्जा से मिलेगी या अन्य प्रकार से मिलेगी, मैं जिसकी चर्चा करूंगा। ये दहन ऊष्मा किसको दी जाएगी? पानी को दी जाएगी। तो ये पानी को मिलेगी। पानी से क्या होगा? पानी से बनेगी भाप, तो इस जगह पर भाप बनेगी। ये एक्चुअल में एक ब्लॉक आरेख है, तो आप इसको सीधे सीधे नहीं लें, खाली इसके पार्ट दिखाए जा रहे हैं। और भाप से क्या किया जाएगा? भाप से टरबाइन चलाई जाएगी, भाप से टरबाइन चलाई जाएगी। यहां पर हम मान लेते हैं टरबाइन है, टरबाइन चलाई जाएगी। और टरबाइन चलेगा तो जनित्र चलेगा, और जनित्र चलेगा तो फिर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये भी आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन इस जगह पर भाप बनेगी तो उस भाप ऊर्जा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इसलिए यहां पर एक शीतलक का कंसेप्ट दिया है। ये शीतलक है, क्योंकि अगर ऊर्जा एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो वो विस्फोट का कारण बनती है। तो ये एक सिंपल इसका ब्लॉक आरेख है, जिसे आप नोट कर लें। बच्चों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के कितने प्रकार के संयंत्र हैं? एक मैं सिंपल संयंत्र बता रहा हूं आपको, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र समझ सकते हैं कि जो नदी का बहता हुआ पानी है, इस पानी को रोका जाता है, बांध बना के रोक लिया, और पानी रुकेगा नहीं, इस बांध के ऊपर से होके पानी नीचे की ओर गिरेगा, और जब नीचे की ओर गिरेगा तो पानी के पास अत्यधिक गतिज ऊर्जा होगी, और उस गतिज ऊर्जा से इस टरबाइन को चलाया जाएगा। लास्ट में टरबाइन आया था, टरबाइन को चलाने की ही सारी कवायद है। टरबाइन जब घूमेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो फिर मैंने कहा हायर लेवल का है, उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये जल विद्युत संयंत्र है। इसी प्रकार इस टरबाइन को चलाने के लिए हम पवन ऊर्जा को काम में ले सकते हैं, तो वो बन जाता है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा को काम ले सकते हैं, तो वो बन जाता है
नाभिकीय संयंत्र। इसी प्रकार सौर ऊर्जा को काम में ले सकते हैं तो सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। इसी प्रकार कोयले को काम में ले सकते हैं तो इसे कोयला संयंत्र कह देते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य जो कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया है, इसमें हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकें, ये एकमात्र इसका उद्देश्य है। और मैं सीधे सीधे कक्षा 10वीं जो राजस्थान बोर्ड के आरबीएससी में 10वीं में जो चैप्टर दे रखे हैं फिजिक्स का, उन पर फोकस करके पढ़ा रहा हूं। हालांकि हम इससे आगे आगे पीछे जाकर कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फोकस जो कर रहा हूं वो कक्षा 10वीं के इस भौतिक विज्ञान के चैप्टर पे कर रहा हूं। बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के संयंत्र हैं जो कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। बच्चों, अब हमने सीखा कि ऊर्जाएं कई प्रकार की हैं, जिन्हें उत्पन्न करने के तरीके भी कई प्रकार के हैं। अब ऊर्जा के इन प्रकारों को अगर देखें तो क्या ये अलग अलग प्रकार, अलग अलग जो ऊर्जा के प्रकार हैं, ये अलग अलग तरीकों से उत्पन्न की जाती है ऊर्जा? नहीं, उत्पन्न नहीं की जाती। ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। और इससे संबंधित एक नियम है जो प्रकृति का मूलभूत नियम है। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति मूलभूत नियमों का पालन करती है और हम विज्ञान में इन नियमों को ही समझते हैं। समझ के इनके अनुसार जब चलने की कोशिश करते हैं तो नई नई खोजें होती हैं और हमें नए नए उपकरण प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो एक मूलभूत नियम है वो नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। बेसिक नियम है जो आप पहले भी सुन चुके होंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या नियम। नियम लिख दूं, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसका मतलब है कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा नियत रहती है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ये प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है। हमें लगता होगा हमने विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किया, तो हम देख रहे हैं पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। अभी जो मैंने जल विद्युत संयंत्र बताया, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, टरबाइन को घुमाएगा, विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो पानी जब ऊपर से गिर रहा था तो पानी के पास गतिज ऊर्जा थी, उस गतिज ऊर्जा ने टरबाइन को चलाया और चला के हमें विद्युत ऊर्जा दी। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हम कर रहे हैं, उत्पन्न नहीं कर रहे। तो किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या फिर अपनी बुक से इसको देखकर लिख लें नोट्स के रूप में। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी विश्व की समस्त ऊष्मा, किसी विश्व की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी संरक्षित है। किसी भाग में सर्दी पड़ रही है, किसी भाग में गर्मी पड़ रही है, बैलेंस हो रही है, टोटल एनर्जी फिक्स है। इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के साथ एक ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है कि इसका मतलब तमाम प्रकार की ऊष्मा, जिसमें आप विद्युत ऊष्मा, उष्मा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी का योग फिक्स रहेगा। लेकिन अगर इनके अलावा अलग अलग ऊर्जाओं के बारे में विचार करें तो एक और नियम है जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम या फिर सिद्धांत, सिंपल लिख दें, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है ये हम जान चुके हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी नियत रहेगी। इसका मतलब जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर गतिज ऊर्जा घटेगी। आप एक इसको स्प्रिंग के इससे समझ सकते हैं। ये एक स्प्रिंग है, यही चित्र बना के आपके पुस्तक में समझाया गया है, इसलिए मैं यही ले रहा हूं क्योंकि उसी को फॉलो कर रहे हैं, बाकी तरीके और भी हैं। और जब हम इसको खींचते हैं, अभी स्प्रिंग नॉर्मल स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। अब मैं इसको खींचता हूं थोड़ा नीचे की ओर, और जब नीचे की ओर खींचता हूं तो गुटका यहां आ जाता है। मैंने इसको एक्स विस्थापन दिया, यहां से नीचे खींच के लाया, तो खींचने के कारण इस स्थिति में होने के कारण इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई, क्योंकि जब मैंने इसको खींचा तो
स्प्रिंग ने इसका विरोध किया। विरोध मतलब प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग ने एक विपरीत दिशा में बल लगाया। हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो नीचे की ओर जब मैं इसको ला रहा हूं तो इसका विरोध कर रही है और उस विरोध के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है, जो कि इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। अब इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा है और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा उस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये पुनः ऊपर की ओर गति करने लगेगा, यानी इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जब ये माध्य स्थिति में आएगा तब तक इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस स्थिति में आने पर इसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी और चूंकि अब गतिज ऊर्जा है तो यहां पर आके ये रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा और पुनः जब ऊपर जाएगा तो फिर स्प्रिंग कंप्रेस्ड दबने लगेगी, संकुचित होने लगेगी। तो उस स्थिति में पुनः ये स्प्रिंग इसका विरोध करेगी और उस विरोध के विरुद्ध गुटके को जाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होने लगेगा। तो जब गुटका अंत में यहां आ जाएगा, मान लीजिए यहां पर आके गुटका रुकता है, तो अब इस स्थिति में इसके पास पुनः स्थितिज ऊर्जा है और फिर नीचे आएगा तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तो इस प्रकार बार बार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, यानी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों सदैव कांस्टेंट रहते हैं। अगर मैं इसकी प्रारंभिक कुल ऊर्जा को इस स्थिति में 0 मान लूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 मान लूं तो बच्चों हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहां पर चेंज लगा देता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि प्रारंभ में कुछ ऊर्जा उसके पास होगी जिसे हम शून्य मानकर चल रहे हैं। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होगा। यह है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों अगर हम इसी तरह से इस सरल लोलक पर विचार करें तो सरल लोलक को जब हम खींचते हैं तो ये यहां साम्य अवस्था में इसकी कुल ऊर्जा अभी शून्य मानी, शून्य है। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मैंने अभी समझाया था प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, यानी इसका विरोध करेगा, तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे इधर ले जाऊंगा इसके प्रत्यानयन बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा, विरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का संचय होगा। यहां आने पर स्थितिज ऊर्जा इसके पास आ जाएगी और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण लोलक वापिस इस दिशा में गति करेगा। यहां आने तक इसकी गति में वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी और इसलिए यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर इस दिशा में इसका विरोध यानी प्रत्यानयन बल प्रारंभ हो जाएगा और फिर इसकी गतिज ऊर्जा घटने लगेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन जब इधर आएगा तो वेग बढ़ेगा, तो उस स्थिति में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी। पुनः यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम रहेगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमेशा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो रही है। लेकिन दैनिक जीवन में वास्तविकता से बात करें तो हमें इसका वेग घटते हुए दिखता है, अंततः रुक जाता है। उसका कारण दूसरा है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि होती रहेगी। कुछ ऊष्मा जो है इस जहां लटका हुआ यहाँ घर्षण के कारण, टेक पर घर्षण, कुछ घर्षण इस गोलक का वायु के कणों के द्वारा, आदि आदि होने के कारण इसकी ऊर्जा घटती रहेगी और इसलिए ये अंत में रुक जाएगा और पुनः शून्य पर पहुंच जाएगा। तो अगर हमें इसको उससे जोड़ के देखना है तो हमें यहाँ पर इसके साथ में लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस घर्षण के विरुद्ध ऊष्मा ऊर्जा, घर्षण के विरुद्ध ऊर्जा आदि आदि जितनी भी ऊर्जाओं में व्यक्त हो रही है। लेकिन जब आदर्श स्थिति होगी, यानी ये सब घर्षण वगैरह विरोध नहीं हो, तो उस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। आज हमने चर्चा करी एक महत्वपूर्ण विषय पर, ऊर्जा संरक्षण पर, विद्युत ऊर्जा पर। यह चैप्टर आगे जारी रहेगा। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।